पैट्रिशिया डिक। अंक 6। सुनील, मेरी दादी बहुत संवेदनशील थी। शायद उससे मेरी यह बदहाली बर्दाश्त नहीं हुई और एक रात उसने जो आंखें मूंदी तो कभी नहीं खोली। सुबह सुबह जब मैं हाथ में चाय का कप लेकर उन्हें पिलाने के लिए पहुंची तो वह यह नश्वर संसार छोड़कर भगवान को प्यारी हो चुकी थी। दादी दादी पुकारते जब मैंने उनकी नब्ज टटोली तो वहां कोई स्पंदन न पाकर मेरा मन चीत्कार कर उठा। चाय का कप मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर चूर चूर हो गया। मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मेरे रोने की आवाज सुनकर सारे पड़ोसी मेरे घर में जमा हो गए और मुझे ढांढस बंधाने की कोशिश करने लगे। मेरी रुलाई किसी भी तरह से नहीं थम रही थी। अपनी मां की तो मुझे शक्ल भी याद नहीं थी। जब से होश संभाला था अपने आप को अपनी दादी की छाती से ही चिपका पाया था। वही मेरी मां थी और वही मेरी दादी। उससे जुड़ी सारी स्मृतियां मेरी नजरों के आगे फिल्म की रील की भांति गुजरती जा रही थी और मेरी हिचकियां बंधी हुई थीं। तभी किसी बुजुर्ग औरत ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अपने आप को संभालो। जो आया है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है, लेकिन जाने वालों के साथ दूसरों को थोड़े ही मारा जाता है। देखो तुम्हारे बाप की हालत कैसी है। अगर तुमने उन्हें न संभाला तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। अपने आप पर काबू करो और दादी के क्रियाकर्म का इंतजाम करो। पिताजी का जिक्र आते ही मेरी रुलाई रुक गई। दादी के साथ मैं पिताजी को नहीं खोना चाहती थी। मोहल्ले के बड़े बूढ़ों से कहकर मैंने कनकलता जी को फोन करवा दिया। कुछ ही देर बाद उनकी टैक्सी मेरे घर पर आकर रुकी। उन्होंने पहुंचते ही सारी स्थिति संभाल ली। अपने पर्स से पैसे देकर उन्होंने मोहल्ले वालों को दादी की अंतिम क्रिया में लगने वाला सामान लाने को भेज दिया। थोड़ी ही देर में सारी तैयारी हो गई। मैंने डरते डरते किसी तरह पिताजी को दादी के स्वर्गवास की सूचना दी। वैसे उन्हें सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मेरी बदहवासी और घर के माहौल से वे स्वतः ही इस हादसे से अवगत हो चुके थे। वे हिलने डुलने या कुछ बोल पाने में तो असमर्थ थे, लेकिन अपनी आंखों से अनवरत बहती अश्रुधारा से उन्होंने अपने मन की व्यथा भली प्रकार व्यक्त कर दी थी। जब मैं उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करती तो वे और भी जोर से रो पड़ते थे। उन्हें देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता था, पर यह भावुकता दिखाने का अवसर नहीं था। इस समय तो मुझे पुरुष जैसी दृढ़ता का प्रदर्शन करना था। घर में कोई दूसरा तो था नहीं जो दादी के क्रियाकर्म को संपन्न करता। पिताजी थे भी तो उनका होना न होना एक जैसा था। दादी की अर्थी तैयार हो जाने के बाद मैंने पिताजी को कनकलता के देख रेख में छोड़कर दादी की अंतिम क्रिया के लिए शमशान की ओर प्रस्थान किया। मैं भी दादी की अर्थी को कंधा देना चाहती थी, पर मोहल्ले की बड़ी बूढ़ियों ने मुझे यह कहते हुए रोक दिया कि लड़कियां अर्थी को कंधा नहीं दिया करती। इस पर मैं एक हंडिया में सुलगती आग को हाथों में लटकाए अर्थी के आगे आगे चलती शमशान घाट पहुंची, जहां पहले से ही दादी की चिता सजाई हुई थी। पुत्र या पौत्र के अभाव में मुझे ही अपनी प्यारी दादी को मुखाग्नि प्रदान करनी पड़ी। दादी का अंतिम संस्कार करके मैं मन भर के पांव लिए घर लौटी। कनकलता जी ने मेरे नहाने धोने का इंतजाम कर रखा था। नहा धोकर मैं पिताजी के कमरे में पहुंची तो देखा वे गहरी नींद में सोए हुए थे। पता नहीं वह नींद थी या बेहोशी। मेरे नजदीक जाने पर भी जब उनके बदन में कोई हरकत नहीं हुई तो मैं डर ही गई कि दादी की बात कहीं पिताजी भी तो। मैंने जल्दी से उनकी छाती पर सर रख दिया। यह देखकर मेरी जान में जान आई कि उनकी धड़कन बदस्तूर चल रही थी। पूरे घर में मुझे एक भयानक सूनापन महसूस हो रहा था। शायद वह मेरे ही मन का सूनापन था जो दादी के जाने के बाद
पूरे घर में व्याप्त हो गया था। उस दिन कनकलता जी देर रात गए तक हमारे साथ बैठी हमें ढांढस बंधाती रही। उसके बाद वे अगले दिन फिर आने का वादा करके अपने घर लौट गई। उस रात हम यूं ही चुपचाप बिना कुछ खाए पिए सो गए। अगले दिन सुबह होते ही कनकलता जी हमारे घर आ पहुंची। उनके हाथों में खाने पीने की वस्तुओं के कई थैले लटक रहे थे। मेरे सर में जोर का दर्द हो रहा था। उन्हें देखकर मैंने उठने की कोशिश की तो मुझे चक्कर आ गया और मैं सर पकड़कर बैठ गई। ये देखकर उन्होंने कहा, बैठी रह, कल से तूने चाय तक नहीं पी है ना, इसीलिए सर चकरा रहा होगा। मैं चाय बनाती हूं। ये कहकर किचन में गई और चाय बना लाई। मुझे चाय पिलाने के बाद वे बोली, मैं तुम्हारे पिताजी को भी कुछ खिला पिलाकर चाय पिला देती हूं। उनका इस तरह बिना खाए पिए रहना अच्छा नहीं है। ये कहकर वे पिताजी के कमरे की ओर बढ़ गई। कुछ देर बाद वे लौट कर आईं और मुझे समझाते हुए बोली, बेटी, अब तुम भी कुछ खा पी लो। तुम्हारी दादी के जाने का गम मैं समझ सकती हूं, पर तेरे कुछ न खाने पीने से दादी वापस तो नहीं लौट आएंगी ना। उल्टे इससे तो तेरी दादी की आत्मा को दुख ही पहुंचेगा कि उसके जाने के बाद तुम भूखी प्यासी रहकर अपने आप को कष्ट दे रही हो। इस प्रकार भूखी प्यासी रहकर तुमने अपनी भी तबीयत खराब कर ली तो तुम्हारे पिताजी को कौन संभालेगा। आओ, हम लोग थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। मैं भी घर से कुछ खा पी कर नहीं निकली थी। सोचा था कि तुम्हारे साथ ही नाश्ता करूंगी। कनकलता के आग्रह पर मजबूर होकर मैंने उनके साथ थोड़ा बहुत नाश्ता किया और घर के काम में जुट गई। सुनील, कनकलता जैसी दयावान महिला मैंने आज तक नहीं देखी। उन्होंने हमारे ऊपर कितना धन व्यय कर दिया था, इसकी कोई गिनती नहीं थी। पूरा घर का खर्च, दादी की मृत्यु का खर्च, पिताजी की दवाइयों का खर्च, सभी कुछ कनकलता जी के सहारे ही तो चल रहा था। घर में आय का कोई साधन नहीं था और अब कनकलता जी से कुछ भी लेने में मुझे बेहद शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। मैंने एक दिन अपनी समस्या का जिक्र कनकलता जी से किया। बातों ही बातों में मैंने उन्हें यह भी बता दिया कि मेरे पिताजी ने मुझे किसी भी ऑफिस में नौकरी न करने की कसम दे रखी है। मैंने पिताजी के साथ हुई सारी बातें उन्हें बता दी और कहा, अगर पिताजी ठीक ठाक होते तो शायद मैं उन्हें मना लेती और अपनी शपथ से मुक्त करने के लिए विवश भी कर देती। लेकिन इस बीमारी की अवस्था में मैं उनकी दी हुई कसम तोड़ना उनके प्रति मेरा घोर निरादर होगा। मेरी समस्या को गंभीरता पूर्वक सुनने के पश्चात कनकलता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हरी पगली, पिताजी ने तुझे सिर्फ नौकरी न करने की शपथ दी है, धन न कमाने की शपथ तो नहीं दी है ना। धनार्जन के तो और भी कई सम्मानजनक मार्ग हैं। मसलन तू ट्यूशन करके भी रुपए कमा सकती है। मेरा परिचय क्षेत्र काफी लंबा चौड़ा है। अगर तू चाहे तो मैं कल ही तुझे 3-4 संभ्रांत परिवारों की ट्यूशनें दिलवा सकती हूं। उनसे तुझे इतनी आय तो हो ही जाएगी कि तेरा घर खर्च आसानी से निकल जाए। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। मैंने तुरंत कनकलता जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कनकलता जी ने उसी दिन मुझे 3-4 अच्छे घरों में ट्यूशनें दिलवा दी और मैं दूसरे ही दिन से ट्यूशन पढ़ाने जाने लगी। सुनील, जब मैं अपने घर से ट्यूशन पढ़ाने निकलती तो आवारा लफंगे गली चौराहों पर खड़े मुझे देखकर सीटियां मारते और तरह तरह के फिक्रे कसते थे। ट्यूशन पढ़ाने जाना तो मेरी मजबूरी थी। अगर इस छेड़छाड़ से डरकर घर में बैठ जाती तो अपना और अपने असहाय पिता का पेट कैसे पालती। पिताजी तो धीरे धीरे स्वस्थ होते जा रहे थे, किंतु मेरी परेशानियां बढ़ती जा रही थी। गली मोहल्ले के आशिक मिजाज मजनूओं के कारण मेरा ट्यूशन पढ़ाने जाना मुश्किल होता जा रहा था और मेरे रूप के रसिकों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी। इसी बीच इनमें एक और अनोखे मजनू का अवतार हुआ। इनके सारे क्रियाकलाप निराले थे। ये अन्य आवारा मजनुओं की तरह
न तो मुझे देखकर कभी सीटी बजाते, न ही हफ्तियां कसते हुए ठंडी आहें भरते थे। वे तो मेरे रूप यौवन पर नित नए शोध करते हुए श्रृंगार रस से भरपूर कविताएं लिखा करते थे। ज्यों ही मैं अपने घर से ट्यूशन पढ़ाने निकलती, वे अचानक ही किसी गली के मुहाने पर प्रकट हो जाते और मेरे समांतर चलते हुए मुझ पर लिखी अपनी ताजा तरीन कविताएं सुनाते। कभी वे लिखते, राम कसम तुम सबसे सुंदर, तुमसे सुंदर नयन तुम्हारे, मधुर मधुर मुस्कान तुम्हारी, मधु से मीठे बैन तुम्हारे। अगले दिन वे अपनी रसमय भावनाओं को व्यक्त करते हुए लिख लाते, सुंदर सुंदर मुखड़ा तेरा, सबसे सुंदर नयन, हिरनी जैसी चाल तुम्हारी, मधु से मीठे बैन। शुरू शुरू में तो मुझे उनकी कविताएं सुनकर थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस होता था, किंतु धीरे धीरे मैं भी उनकी इस सनक का मजा लेने लगी, क्योंकि एक तो वह मुझसे कोई बदसलूकी नहीं करते थे, दूसरे उनके साथ साथ चलने पर मैं अन्य चवन्नी छाप मजनुओं के फिक्रे फप्तियों से सुरक्षित रहती थी। वह कोई श्रेष्ठ कवि नहीं थे, पर अपनी हर नई रचना में कुछ नया करने का प्रयास अवश्य किया करते थे, जिससे दिन प्रतिदिन उनकी कविताओं में निखार आता जा रहा था। एक दिन उन्होंने अपना प्रणय निवेदन करते हुए अपने मन की बात कुछ इस तरह प्रस्तुत की। यौवन मदरस छके सदा ही, चंचल नयन तिहारे, पाहन भी मदमत्त बने, यदि एक पल पलक उघारे। देव दनुज रवि शशि विरंचि सब, अपलक रूप निहारे, कंचन काया अधर सुधारस, कोकिल कंठ नयन रत्नारे। काले केश मेघ शावक से, चूमे वक्ष तिहारे, अरुणाभा ज्योत्सना देह की, लख कर रवि शीश हारे। भौं कमान तीर सी चितवन, मनहु मदन सर मारे, मैं कृतार्थ हो जाऊं रूप सी, जो पल एक निहारे। कविता की पंक्तियां सुंदर थीं। मेरे मुंह से बरबस निकल गया, वाह वाह, क्या कहने भाई साहब। मेरे मुंह से अपने लिए भाई साहब का संबोधन सुनकर उनका कविता सुनाने का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया और न जाने क्यों उनका मुख घोर निराशा से लटक गया। तब उनका उत्साह बढ़ाते हुए मैंने कहा, भैया आपकी कविताएं सचमुच बहुत सुंदर हैं। क्या वास्तव में आपने ही इन्हें रचा है? इस पर उन्होंने चहक कर कहा, जी हां, ये कविताएं मैंने स्वयं लिखी हैं। मैं एक कवि हूं और आपके रूप लावण्य के इंस्पिरेशन ने मेरी कविताओं में प्राण फूंक दिए हैं। आप सचमुच किसी कवि की कल्पना या शायर का ख्वाब हैं। वास्तव में आपके अनुपम रूप सौंदर्य ने ही मुझे कविता लिखने को प्रेरित किया है। इस पर मैंने उनकी ग्लानि को मिटाने की दृष्टि से कहा, भैया आप मुझे आप कहकर क्यों संबोधित करते हैं? मैं तो आपसे छोटी हूं, आपकी छोटी बहन की तरह। मेरा नाम पार्वती है। अगर आप मुझे पार्वती कहकर पुकारेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वे एक क्षण मौन रहने के बाद कहने लगे, पार्वती बहन, मैंने ढेरों कविताएं लिखी हैं। अगर तुम इजाजत दो तो किसी दिन मैं तुम्हारे घर आकर वे सब कविताएं तुम्हें सुना दूं। जब तुमने मुझे अपना भाई बना ही लिया है तो अब कैसा संकोच। अपने उन कवि भाई का उतावलापन देखकर एक मुद्दत के बाद मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी और कह उठी, आप तो मानो अपनी कविताओं में मुझ पर रिसर्च ही कर रहे हैं। मुझे आपको अपना पता बताने की जरूरत तो होगी नहीं। मेरे इस व्यंग पर भी उन्होंने बिना झेपे मुझे उत्तर दिया, पार्वती, मैं सचमुच तुम्हारे विषय में सब कुछ जानता हूं। कहां रहती हो, क्या करती हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है और आजकल तुम्हारे साथ क्या क्या घटित हो रहा है। उनकी बात सुनकर मैंने गंभीरता पूर्वक उनसे कहा, भैया जब आप सब जानते ही हैं आजकल मैं किन किन मुसीबतों से घिरी हुई हूं, तो मेहरबानी करके मुझे तब तक कविताएं सुनाने ना आइएगा जब तक मैं कविताएं सुनने की मनः स्थिति में पहुंचकर
आपको स्वयं आमंत्रित न करूं। इतना कहकर मैंने किसी तरह कवि महोदय से अपना पीछा छुड़ाया और अपनी राह ली। सुनील, मेरा ट्यूशन पढ़ाने का अनुभव भी बहुत सुखद नहीं रहा। एक मिस्टर मेहता थे जिनके बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाने जाया करती थी। मिस्टर मेहता की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। मैंने उन्हें जब भी देखा बिस्तर पर लेटा हुआ देखा। घर और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मिस्टर मेहता पर ही थी। मुझे वहां ट्यूशन पढ़ाने के दौरान महसूस हुआ कि मेरे पढ़ाते वक्त मिस्टर मेहता को अपने बच्चों की जिम्मेदारी का कुछ ज्यादा ही एहसास हो आया करता था। जैसे ही मैं बच्चों को पढ़ाने बैठती, मिस्टर मेहता अपना सब काम छोड़कर वहीं आ बैठते थे। सच पूछो तो उनको अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर कोई दिलचस्पी थी तो सिर्फ मुझे एकटक घूरने में। जब तक मैं उनके बच्चों को पढ़ाती रहती, मजाल थी कि जनाब टस से मस हो जाए। मुझे उनका इस तरह से घूरना बहुत अखरता था, पर करती क्या। ट्यूशन पढ़ाना तो मेरी मजबूरी थी। जब मैं ट्यूशन खत्म करके वहां से निकलती तो मुझे छोड़ने के बहाने वह भी मेरे साथ हो लिया करते, और जब तक मैं उन्हें सख्ती से लौटने के लिए नहीं कह देती, वह मेरा पीछा नहीं छोड़ते थे। कहने को तो वो अपने आप को पुलिस का एक बड़ा अधिकारी बताते थे, पर मैंने उन्हें ऑफिस जाते कभी नहीं देखा था। लेकिन वे अपने कारनामों को खूब नमक मिर्च लगाकर सुनाते हुए मुझे प्रभावित करने की कोशिश किया करते थे। वह मुझे ये बताते हुए कभी नहीं थकते थे कि उन्होंने कैसे कैसे खतरनाक मुजरिमों को कितनी दिलेरी से गिरफ्तार किया था। उन्हें यह भी मुगालता था कि शहर के सारे मुजरिम, गैंगस्टर और यहां तक कि टेररिस्ट भी उनके नाम से थर थर कांपते हैं। एक दिन उन्होंने मुझे बड़े गर्व से बताया था कि उन्होंने अकेले ही बिना किसी हथियार के 15 हथियारबंद बदमाशों को मार गिराया था। उनकी हिंदी फिल्मों से चुराई गई ये मनगढ़ंत कहानियां सुनकर मैं मन ही मन हंस पड़ती थी। उन्हें भ्रम था कि मैं उनकी बहादुरी से बुरी तरह प्रभावित हूं। उनकी सारी पोल तो तब खुली जब एक दिन वे बड़े भावुक होकर कहने लगे, पार्वती, तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना दुखी आदमी हूं। इतना जांबाज अफसर होने के बावजूद भी मैं ड्यूटी छोड़कर बच्चे और घर संभाल रहा हूं। बीवी हमेशा बीमार रहती है और मैं औरतों की तरह घर में खटता रहता हूं। चलो, पत्नी के लिए मैं यह त्याग भी करने को राजी हूं, पर पत्नी का सुख तो मिले। वह तो मुझे पत्नी सुख भी नहीं दे पाती। पार्वती, जब से तुम इस घर में ट्यूशन पढ़ाने आई हो, मुझे ऐसा महसूस होने लगा है मानो भगवान ने मेरे कष्टों को हरने के लिए ही तुम्हें यहां भेजा है। मैं चाहता हूं तुम बच्चों की ट्यूटर ही नहीं, मां भी बन जाओ। तुम मुझे पत्नी का सुख प्रदान करो, मैं तुम्हें निहाल कर दूंगा, तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। कहते कहते मिस्टर मेहता ने मुझे खींचकर अपनी आगोश में भरना चाहा, लेकिन मैं पहले से ही उस लंपट के इरादे से वाकिफ थी जो छिटक कर दूर जा खड़ी हुई। मैंने उन्हें झिड़कते हुए कहा, मिस्टर मेहता, आपको अपनी इस हरकत पर शर्म आनी चाहिए। आप खुद एक बच्ची के बाप हैं जो जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाली है। वे बड़ी बेशर्मी से कहने लगे, पार्वती, किसी बेटी के बाप को पत्नी सुख प्राप्त करने का हक नहीं है? ऐसा कौन सा कानून है? उनकी इस बदतमीजी से मैं चिढ़कर कह उठी, देखिए मिस्टर मेहता, अगर आप अपनी इन गंदी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं आपकी शिकायत आपकी मिसेस से करूंगी। मेरी इस धमकी पर मिस्टर मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर करो, जरूर करो। वही तुम्हें बताएगी कि मुझे यह सब करने की इजाजत उसी ने दी है। मिस्टर मेहता की यह बात सुनकर तो मानो मैं आसमान से नीचे आ गिरी। मेरे मुंह से एक आश्चर्य भरी चीख निकली, क्या? जी हां मिस पार्वती। मिस्टर मेहता ने कुत्सित ढंग से हंसते हुए आगे कहा,
तुम तो जानती हो मेरी पत्नी एक बीमार औरत है। वो मेरे शरीर की भूख मिटा नहीं सकती। ये वो अच्छी तरह से जानती है। इसलिए उसने मुझे कहीं भी अपनी जरूरत पूरी कर लेने की छूट दे रखी है। कुछ क्षण बाद मिस्टर मेहता फिर मुझे बहलाने के लहजे में कहने लगे, देखो पार्वती, तुम एक लड़की हो। अपने पिता की बीमारी के लिए तुम्हें ढेर सारे रुपए चाहिए। अगर तुम बच्चों के साथ साथ बच्चों के बाप का भी काम कर दो तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे और ट्यूशन से कई गुना ज्यादा रुपए तुम्हें मिला करेंगे। यह कहते हुए मिस्टर मेहता ने एक बार फिर मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर मैं उनका हाथ झटक कर सीधे मिसेस मेहता के कमरे में घुस गई। मुझे उस धूर्त मेहता की बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं था। भला एक स्त्री स्वयं अपने पति को व्यभिचार के लिए प्रेरित करे, क्या यह संभव है? मैंने गुस्से से तमतमाते हुए मेहता की पत्नी से कहा, मिसेस मेहता, मैं आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके घर आती हूं, आपके पति का दिल बहलाने के लिए नहीं। आपके पति चाहते हैं कि मैं उनकी हवस पूरी करूं और इसके लिए खुद आपने उन्हें इजाजत दे रखी है। क्या यह सच है? मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मिसेस मेहता ने अपना सर स्वीकृति में हिलाया। मिस्टर मेहता की तो बाछें खिल गईं और वे विजयी भाव से कहने लगे, हो गई तसल्ली? जाओ, घर जाओ और शांत मन से बैठकर मेरे प्रस्ताव पर विचार करो। और हां, अपने इस महीने की ट्यूशन फीस लेती जाओ। कहते हुए उन्होंने ढेर सारे नोट अपनी जेब से निकालकर मेरे हाथों में ठूंस दिए। यह देखकर मैंने कहा, इतने रुपए मिस्टर मेहता? मेरी ट्यूशन फीस तो इतनी नहीं है। इस पर मेहता ने एक अश्लील मुस्कुराहट के साथ कहा, जानता हूं, बाकी के रुपए तो मेरे काम के हैं। उनकी बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई और मैंने सारे नोट उनके मुंह पर मारते हुए कहा, मिस्टर मेहता, मैं एक इज्जतदार परिवार की बेटी हूं। ट्यूशन पढ़ाना मेरी मजबूरी है, इज्जत बेचना नहीं। आपके ये रुपए आपको मुबारक। कहकर मैं उनके घर से बाहर निकल आई। गुस्से के उफान में मैंने मिस्टर मेहता के दिए हुए सारे रुपए उनके मुंह पर फेंक तो दिए, लेकिन बस स्टॉप पर पहुंचने के बाद मुझे याद आया कि मेरे पास घर लौटने का बस भाड़ा भी नहीं था। ट्यूशन से रुपए मिलने की उम्मीद में मैंने घर लौटने का भाड़ा लिया ही नहीं था। लेकिन अब क्या हो सकता था? मजबूरन मैं पैदल ही घर की ओर चल पड़ी। रास्ते भर मैं मिस्टर मेहता और कनकलता को कोसती रही। मुझे कनकलता जी पर बहुत गुस्सा आया कि आखिर उन्होंने क्या सोचकर मुझे मिस्टर मेहता जैसे चरित्रहीन घर ट्यूशन दिलवाया था। इतनी समझदार होने के बावजूद वह मिस्टर मेहता को पहचानने में कैसे धोखा खा गई। इधर काफी लंबे अरसे से कनकलता जी हमारी कुशल क्षेम लेने भी नहीं पहुंची थी। मैं भी अपनी व्यस्तता के कारण उनके घर नहीं जा सकी थी। अगले ही दिन जब मैंने मिस्टर मेहता की शिकायत करने के लिए कनकलता जी को फोन किया तो किसी अपरिचित व्यक्ति ने जवाब देते हुए बताया कि कनकलता अब इस नंबर पर नहीं रहती, वे नौकरी छोड़कर अपने गांव चली गई हैं। वह कौन से गांव गई हैं, यह बताने में वह व्यक्ति असमर्थ था, क्योंकि उसे कनकलता जी के गांव के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कनकलता जी के बारे में मिली इस जानकारी से मेरे मन को गहरा आघात लगा। मैंने बोझिल हाथों से फोन का रिसीवर रख दिया। मेरे मन में दुख और आश्चर्य का एक मिला जुला भाव उभर आया। जो महिला मुझ पर मातृत्व प्रेम करती थी, जिसने मेरी हर मुसीबत में किसी सगे संबंधी से भी अधिक मेरा साथ दिया, वे आज मुझे बिना कुछ बताए कहां चली गई। उन्होंने कलकत्ता छोड़ते वक्त मुझे सूचित तक नहीं किया। आखिर मुझसे क्या गलती हुई जो उन्होंने मुझे इस तरह भुला दिया। मेरे मन में अचानक बिजली की तरह एक विचार कौंधा कि कहीं उन पर कोई भयानक संकट तो नहीं आ पड़ा। इस विचार के आते ही मैं भय से कांप उठी। मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान,
कनकलता आंटी जहां भी हो उनकी रक्षा करना। मिस्टर मेहता के कारण कनकलता जी पर उमड़ा मेरा क्रोध तो कब का शांत हो चुका था। मेहता साहब की ट्यूशन छोड़ देने के बाद भी मुझे उनके घर के नजदीक बस स्टॉप से ही बस पकड़नी होती थी, क्योंकि मेरी दूसरी ट्यूशन भी उसी इलाके में थी। अन्यथा मुझे मेहता के नाम से इतनी घृणा हो गई थी कि मैं कभी भूल कर भी उस ओर रुख नहीं करती। एक दिन जब मैं घर लौटने के लिए उसी स्टॉप पर बस की प्रतीक्षा कर रही थी तो एक खूब सजी धजी महिला मेरे पास पहुंची और बिना किसी भूमिका के मुझसे पूछने लगी, तुम वही लड़की हो ना जो मेहता के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी? मैंने सहज भाव से कह दिया, जी हां। इस पर वह फिर कहने लगी, क्या बात है, आजकल तुम उनके घर पढ़ाने नहीं आती? इस बार मैंने उन्हें गौर से देखते हुए कहा, मैंने मेहता साहब की ट्यूशन छोड़ दी है। उन्होंने पूछा, क्यों? उनके उस प्रश्न पर मैं चुप रही। इस पर वे बोली, तुम कुछ बताओ या ना बताओ, मुझे उस रंगे सियार के बारे में पहले से ही सब कुछ पता है। आखिर उसकी पड़ोसी हूं ना, कैसे हे करता हुआ तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ने आता था। मुझे तो तभी लग गया था कि तुम शरीफ लड़की होगी तो ज्यादा दिन उसके यहां नहीं टिकोगी। मुझे उसके यहां पढ़ाने आने वाली हर लड़की का हश्र मालूम है। ये कहकर वे थोड़ा रुकी, फिर बोली, बेटी, मुझे भी ट्यूशन पढ़ाने वाली एक शरीफ लड़की की जरूरत है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। लड़की 6ठी कक्षा की परीक्षा दे रही है और लड़का 4थी की। मेरे घर मेहता साहब जैसा कोई चक्कर नहीं है। मेरे पति सुबह काम पर निकल जाते हैं और शाम को जब घर लौटते हैं तो सीधे अपने रूम में जाकर कंप्यूटर में ऐसे उलझते हैं कि उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहती। मैं खुद एक सोशल वर्कर हूं और अपने काम में बहुत बिजी रहती हूं। मुझे तुम्हारी जैसी लड़की चाहिए जो बच्चों को पढ़ाने के साथ ही साथ उनकी गवर्नेंस का भी काम कर सके। मैं तुम्हें 2000 रुपए महीना दूंगी, पर शर्त यही है कि तुम मेरे घर पर कम से कम 4 घंटे गुजारोगी, शाम 4 से 8 बजे तक। इसके बाद उसने अपने पर्स से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर मेरे हाथ में थमाया और कहने लगी, अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर हो तो कल से आ जाना। मैंने उसका कार्ड लेते हुए कहा, शुक्रिया, मैं सोचकर आपको बताऊंगी। मैं बस में बैठी रास्ते भर उस औरत के विजिटिंग कार्ड को उलटती पलटती उसके प्रपोजल पर विचार करती रही। कार्ड के अनुसार वह चंद्रा रमानी नाम की एक सिंधी महिला थी जो कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई थी। किसी संस्था की वह अध्यक्ष थी तो किसी की सेक्रेटरी। उनका प्रभाव क्षेत्र काफी विस्तृत था। मुझे उस प्रस्ताव को मान लेने में कोई नुकसान नजर नहीं आता था। 2000 रुपए कम थोड़े ही थे। अगर मैं अपनी बाकी की तीनों ट्यूशनें छोड़ भी देती तो अकेले उसी पैसे से अपना गुजारा कर सकती थी। मैं मन ही मन योजना बनाने लगी कि अगर मैं घर का सारा कामकाज 12 बजे तक निपटाकर घर से निकलूं तो अपनी तीनों ट्यूशनें पढ़ाकर 4 बजे तक आसानी से उनके घर पहुंच सकती हूं। लेकिन वहां से 8 बजे फुर्सत पाने के बाद मुझे घर लौटने में 9 बज जाया करेंगे। अगर मैं अपनी बाकी ट्यूशनों में से एक छोड़ दूं तो 3 बजे तक उनके घर पहुंचकर 7 बजे तक फ्री हो सकती हूं और आराम से 8 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी। यह व्यवस्था मुझे एकदम ठीक लगी। इस पूरी योजना में मुझे एक ही गड़बड़ी नजर आ रही थी, वह थी पिताजी की देखभाल की। बिस्तर पर अकेले पड़े अपने पिता को कैसे छोड़ दूं? उन्हें तो हर काम के लिए किसी सहारे की जरूरत थी। मैंने हर पहलू से सोच विचार करके देखा कि मुझे अपनी सभी ट्यूशन से इतनी आय हो जाती है जिसमें से 500 रुपए खर्च करके एक दाई मां रख सकती हूं जो मेरी गैर हाजिरी में पिताजी को संभाल कर उनकी सेवा कर सके। ये सोचकर मैंने राहत की सांस ली। घर जाकर मैंने अपनी योजना पिताजी को समझाई। उन्होंने अनमने मन से ही सही अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। दूसरे दिन मैं मिसेज रमानी के घर पहुंची। उनके सामने मैंने
3 से 7 बजे का सुझाव रखा, जिसको ठुकराते हुए वे कहने लगी, ये नहीं हो सकता, हमारे बच्चे 8 बजे ही खाना खाते हैं। यदि मेरे पति ये जिम्मेदारी उठा लेते तो कोई बात नहीं थी, तब मैं तुम्हें 7 बजे ही छोड़ देती, लेकिन वे तो कंप्यूटर में ही डूबे रहते हैं, उन्हें फुर्सत ही कहां है। हार कर मुझे 4 से 8 का टाइम ही मंजूर करना पड़ा। अगले दिन से मैं वहां पढ़ाने लगी। अब आगे अगले अंक में।